अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर आइनी बेंच ने समाअत की। जो नज़र सानी के जो केस था उसके अंदर आप अंदाज़ा कीजिए, जो अक्सरीती फ़ैसला है 8 जजेस का, उसमें से 5 जजेस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे। ना चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, ना जस्टिस मंसूर अली शाह, ना जस्टिस मुनीब अख्तर, ना जस्टिस जिसे कहते हैं वो क्या वो जो कराची वाले हैं जज नहीं जो नए आए थे नहीं हसाब में जस्टिस काकड़ नहीं, जो नए जज आए हैं वो हिस्सा नहीं थे वो अक्सरीती फैसले का। इरफान सादात वो नहीं थे और जस्टिस अतर मिल्ला नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ 7 नए जजेस इस बेंच का हिस्सा थे, जिसमें जस्टिस बाकर नदफी अभी रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट से आए हैं, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर थे, जस्टिस शाहिद बिलाल थे, जस्टिस मुसरत हिलाली थी, जस्टिस अकील अब्बासी थे, जस्टिस हाशिम काकड़ थे और जस्टिस आमिर फारूक थे, जो कि पहली दफ़ा ये केस सुनने जा रहे हैं और वो भी नज़र सानी के लिमिटेड स्कोप के अंदर। फिर अक्सरीती फ़ैसले में से सिर्फ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस आयशा मलिक हिस्सा थी, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा वाले उस अक्सरीती तो नहीं, लेकिन जो एक दरमियानी रस्ते वाले नोट का हिस्सा थे, तो वो इस बेंच का हिस्सा थे। लेकिन आज जो समाअत हुई बहुत दिलचस्प थी, जो मैं आपको सिर्फ 2 समाअत के क्रक्स थे मेरी नज़र में बताता हूँ कि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस हाशिम काकड़ ने बार बार पूछा इलेक्शन कमीशन के वकील से कि एक, आप बताइए आप इसमें फ़रीक बन के कैसे आ सकते हैं। दूसरा, उन्होंने पूछा कि आपने फ़ैसले पर अमल दरामद किया, और अगर नहीं किया तो आप पर क्या तौहीन अदालत की जो एक पिटीशन पेंडिंग है वो आप पर लगना चाहिए। जस्टिस अकील अब्बासी ने तो यहाँ तक कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर साहब को कि अगर आप पर तौहीन अदालत लगा देंगे तो उसके बाद आप नज़र सानी कैसे कर सकते हैं, आपने तो फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। तो ये हार्ट ऑफ द केस था। लेकिन एंड में जब आज का ऑर्डर आया तो जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन का जो रिव्यू था वो इस स्कोप में डिसमिस कर दिया। लेकिन जो तौहीन अदालत पे जो सादा जवाब मांगा गया जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तरफ से, जो नोटिस किया गया, उसमें वो दोनों हिस्सा बने। तो अब देखना है कि कल जब दोबारा समाअत होगी क्या ये दोनों जजेस हिस्सा होंगे बेंच का या नहीं होंगे, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। लेकिन सबसे पहले हसनात मलिक साहब आपसे पूछता हूँ, मुइज़ भाई से तो ज़रा एक ओवर। अच्छा मुइज़ भाई, वैसे आपको आज की जो रीडिंग थी एक तो बताइए, क्या जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी अब कल कंटिन्यू करेंगे? देखें, अगर थैंक यू असद फॉर डूइंग दिस, अगर सिर्फ इलेक्शन कमीशन की अपील लगी होती, का रिव्यू लगा होता, तो फिर तो उनका कंटिन्यू करना गैर ज़रूरी था, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आता उसके अंदर उनकी जो हतमी राय है आज की वो ज़म हो जाती, जो भी ओपिनियन डिसमिस करता है रिव्यू को, चाहे वो माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी। लेकिन क्योंकि इसके साथ एक क्रिमिनल ओरिजिनल पिटिशन को भी नोटिस हो गया है और उसने साथ ही चलना है, तो मेरे ख़्याल में उनको अब इस बेंच का हिस्सा रहना पड़ेगा। और वो चाहे रिव्यू के ज़ुमरे के अंदर कोई ऑर्डर ना दें, और ये सुप्रीम कोर्ट की पहले पोजीशन रही है कि फिर आप पार्टिसिपेट भी ना करें प्रोसीडिंग्स में, लेकिन भुट्टो केस में जी। और उसके बाद काजी साहब के केस के अंदर भी ये बात खली थी कि अब आप बेंच से हट जाएं, और हटे नहीं थे। लेकिन क्योंकि ये 2 मामलात अब साथ चलेंगे, लिहाजा वो क्रिमिनल ओरिजिनल में ज़रूर उनकी आवाज़ भी आनी चाहिए और उनकी पोजीशन भी आनी चाहिए कंटेम्प्ट के अंदर। तो टेक्निकली तो मेरे ख्याल से ये पोजीशन वो कंटिन्यू करेंगे। और वैसे आज आपको जो एक बात बड़ी अहम थी कि जस्टिस जो मोहम्मद अली मज़हर हैं और जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं, वो जस्टिस आयशा मलिक के और उस तरह वो सेम पेज पर नज़र नहीं आ रहे थे। हालांकि उन्होंने ही अपने दाएं हाथ पर बैठे हुए जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जो इस बेंच के सरबराह हैं, उनके खिलाफ स्ट्रक्चर पास कर रखा है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के खिलाफ स्ट्रक्चर पास कर रखा है। यार ये बहुत एक मैं बाकी जज साहिबान के नाम लिए बगैर, आप अमीनुद्दीन खान साहब की जो 2 मेंबर अक़लियती ओपिनियन है उसके ऊपर मेजॉरिटी का सिग्नेचर है कि ये कोई बात नहीं होती कहने वाली कि अगर आपने सुनना नहीं है तो ना सुने। इसीलिए मेरे ख़्याल में अमीन साहब का कन्फर किए बगैर
जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का बाकी जजेस से कन्फर किए बगैर ऑर्डर डिक्टेट करना शुरू करना जो है वो नामुनासिब था, और उसकी इम्प्रोप्राइटी फ़ौरन नज़र भी आ गई कि जब आयशा मलिक साहिबा ने उनको टोका और कहा कि नहीं मैं ये ऑर्डर नहीं पास कर रही, मैं डिसमिस कर रही हूँ, और वकील साहब ने भी कहा सॉरी डिसमिस्ड। और देखें, एक फुल कोर्ट अगर बैठा है तो कोई मुबैना कोई बादियुन नज़र ही सही कंसेंसस बिल्डिंग होना ज़रूरी होती है ना एक ऑर्डर पास करने के लिए। काजी साहब भी जितने भी वो स्ट्रांगली एक कोर्ट को चला रहे थे, उनको जब लगता था कि ये यूनानिमस ऑर्डर इस वक्त बैठ के पास नहीं हो सकता, तो वो कहते थे हम वी आर रिटायरिंग टू चेंबर्स और हम ऑर्डर अभी शॉर्टली इशू करेंगे। और अगर आपने जो भी ऑर्डर पास करना है आपने कम से कम पूछना तो है। और मेरे ख्याल में एक रिपल ऑफ कॉन्वर्जेसन गुजरी थी जजेस के थ्रू, उसके अलावा मैंने नहीं सुना कि कोई मशवरा हुआ हो जजेस के दरमियान के चलें ये हो रहा है या ये नहीं हो रहा। अब दूसरी बात यार, एक मुसल्लम उसूल है, ठीक है आप रिव्यू में आ रहे हैं, रिव्यू का आप ग्राउंड मीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, भाई जजमेंट को आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, किस मुंह से आए हो? अच्छा, PMLN के वकील साहब जो हैं उन्होंने पहले सब कुछ ट्राई कर लिया और उनको फिर जब पूछा गया कि अच्छा ये जजमेंट इम्प्लीमेंट हुई है, तो उन्होंने कहा अच्छा इसका मुझे पता नहीं है। अब ये कितना मज़े का खेज बात है। दूसरा लेकिन मोहित भाई, अगर वो यही कहें कि 2 जजेस ने हमें इंस्टिगेट किया, नईम अफगान साहब ने और अमीनुद्दीन खान साहब ने, कि अगर फैसला गैर आईनी हो तो एक आर्गन जो है पाबंद नहीं है, हमने तो माइलार्ड के कहने पे नहीं माना। हाँ नहीं, ये एक्चुअली इतना सच अगर बोल देंगे ना तो फिर बात बिल्कुल एक अलग रुख की तरफ जा सकेगी, और सच भी यही है हसनात साहब, सच भी यही है। ये जो सीनियर जज साहब हैं जिन्होंने आज नोटिस इशू किया विद द मेजॉरिटी, उनकी अगर पोजीशन इस हद तक वाजे नहीं होती तो हुकूमत ये नहीं कर पाती। ये लग रहा है कि अगर आप देखें तो एक अमीनुद्दीन खान साहब के खिलाफ ज़ात उनकी मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग हो सकती हैं क्योंकि उन्होंने इंसाफ की राह में रुकावट डाली है। एक पैराग्राफ है, और मोहम्मद अली मज़हर और हसन रिजवी उसके सेक्रेटरी हैं। ये बदलता है आसमान कैसे कैसे, मैं तो हैरान हूँ। वैसे ये कराची में ही आसमान बदलते हैं। अच्छा, ये कराची से इस्लामाबाद आने के बाद बादल बदलते हैं। अब देखें कि अमीनुद्दीन खान साहब ने पहले हीरे चुने रिजर्व सीट के, अपने खिलाफ उनकी रिव्यू फाइल हुई है, ठीक है, वो खुद उसको हेड कर रहे हैं, खुद वो एग्रीव्ड हैं, अक्यूज तो वर्ड बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि उन्होंने इंसाफ की राह में रुकावट डाली, और जो है वो नोटिस भी खुद कर रहे हैं। ये क्या, यानी ये तो मतलब इतना बड़ा, ये फ्रॉड का वर्ड भी बड़ा छोटा है। तकल्लुफ ही हो जाता कि वो वैसे जस्टिस शाह कहाँ हैं, मतलब कोई पूछ ही लेता। एक तो सलमान खान राजा साहब को राइट ऑफ ऑडियंस नहीं मिली क्योंकि नोटिस नहीं हुआ था, और उनको उनकी क्रिमिनल ओरिजिनल जो है वो आज आखिर में आपने देखा किस तरह उठाई गई। अच्छा, एक तो मुझे पता है, ये पता ही नहीं है कि ऑर्डर क्या है, क्योंकि ऑर्डर भी अमीनुद्दीन साहब ने 4 दफ़ा कोशिश की डिक्टेट करने की, तो मुझे नहीं पता एक्चुअली क्रिमिनल ओरिजिनल में सादा नोटिस हुआ भी है या नहीं हुआ है इलेक्शन कमीशन के मामले, क्योंकि उन्होंने पहले उनकी ये कोशिश थी कि नहीं अभी तो हम सिर्फ इलेक्शन कमीशन का ही नोटिस करते हैं क्योंकि वो क्रिमिनल ओरिजिनल में इंटरवीनर, फिर हमें फैसला करना पड़ेगा, तो ये कल पे रख लेते। लेकिन मोहित भाई देखें, उनके तो खिलाफ ऑर्डर हुआ है अमीनुद्दीन खान की, यानी वो तो कहेंगे कि मेरे खिलाफ पैराग्राफ आया है अफगान साहब। सवाल तो बनता है कि मोहम्मद अली मज़हर और हसन रिजवी साहब, वो सेक्रेटरी थे, क्या वहाँ उनसे जिस तरह आज वो लग रहा था कि हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, मोहम्मद अली मज़हर साहब आंखें चुरा रहे, तो ये क्या वो आईनी बेंच की कमेटी का भी हिस्सा है, नेक्स्ट उम्मीदवार बराए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं, ये क्या उनका वाज़े तौर पर लगा है कि वो अपना जो जजमेंट है, कम अज़ कम उन्हें बात तो करनी चाहिए थी कि वो जजमेंट इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ। एक आध दफ़ा हसन रिजवी साहब ने की है, अगर वो आज कर देते, आपके सामने पोजीशन बड़ी वाज़ेह थी कि इस बात पे पहले नोटिस हो जाता कि कंटेम्प्ट की बात पे, क्योंकि हाशिम काकड़ साहब ने भी बात कर दी, इवन मंदोखेल साहब ने, चाहे गैलरी में प्लेइंग कर रहे हैं या जो भी, उन्होंने भी बात कर दी कि जी देखें असल तो मामला ये जो, कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट मेरी रीडिंग, सॉरी मैं आपका टाइम काट रहा हूँ, मेरी रीडिंग ये है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी का केस है, ये कोई केस किसी ज़ात का नहीं है, ये 27वीं तरमीम या किसी की एक्सटेंशन का केस हो सकता है ज़ात का, लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी अंडरमाइन हुई है, जिस पे आज नो अवॉर्ड है मंदोखेल साहब ने, लेकिन आखिर में नोटिस भी कर दिया। जेड़ा जीते उसना देखिए, ये बिल्कुल क्लियर है, मैं मंदोखेल साहब की पोजीशन बहुत वाज़ेह है, उन्होंने एक मिडिल ग्राउंड पोजीशन ली थी, उस मिडिल ग्राउंड पोजीशन को उन्होंने रीइटरेट किया कि ये इलेक्शन कमीशन इस बाउंड्री के अंदर रहते हुए ये डिटरमिन करे, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं है। और देखिए वो उन्होंने वही पोजीशन रीइटरेट कर दी, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि आप
ने जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं की है, क्या ये आपके तय है कि आप फैसला करेंगे कि ए को इम्प्लीमेंट करूँगा, बी को नहीं करूँगा? आयशा मलिक साहिबा ने कम से कम 3 दफ़ा इस बात को दोहराया, अकील अब्बासी साहब ने इस बात को दोहराया, काकड़ साहब को भी इतनी हिम्मत आ गई कि एक जूनियर जज होने के बावजूद उन्होंने भी ये बात कही। रिजवी साहब ने भी कहा कि कंटेम्प्ट तो पेंडिंग है, यानी कि वो उनका इशारा है, जिस तरह उनका इशारा था ना वो बैट्समैन का क्या हुआ था, तो ये रिजवी साहब की तरफ से मेरी नज़र में तो वाज़ेह इशारा था। मेरे ख्याल में मज़हर साहब देखें, ये तमाम जजेस के कंधों पे इस वक्त तारीख़ का वज़न है। देयर इज़ अ बर्डन ऑफ हिस्ट्री ऑन द शोल्डर्स ऑफ दीज जजेस। ये आप 27वीं तरमीम कह लें, जो चहमगोइयाँ हैं, ये सारी सर 70 साल की उम्र के बाद भी ज़िंदगी होती है, जवाबदही जो है वो ताकत जाने के बाद भी होती है जी। ये जो सपोजिटली ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स का मकबरा है ना, यहाँ पे काजी साहब को किस तरह याद किया जाता है? उनका क्या ख्याल था, उनको किस तरह याद किया जाएगा? कभी देखें, ये एक बर्डन ऑफ हिस्ट्री है जिसको डिस्चार्ज करना है इस कोर्ट ने, और वो हिस्ट्री ये नहीं देखेगी कि आपकी 10 लाख से 30 लाख तनख्वाह हो गई थी, हिस्ट्री ये नहीं देखेगी कि आपको 5 साल और मिल गए थे, गाड़ियाँ 4 मिल गई थी, और इनको पता है वो दैट बर्डन। और जस्टिस मुनीर भी, उनकी भी बताया जाता है कि जिस तरीके से जूनियर थे उनको लाया गया सुप्रीम कोर्ट में, फिर चीफ जस्टिस बनाया गया, तो और जस्टिस मुनीर को हिस्ट्री किस तरह याद कर, उन्होंने कितनी इज्जत कमाई। देखिए असनाद साहब, अगर हम थोड़ा जूम आउट करके देखें, अगर हम टेक्निकलिटीज़ पे भी देखें, भाई रिव्यू का ग्राउंड है एरर। एरर क्या है? आप तो ये सब री-आर्ग्यू कर रहे हो, सब कह रहे हैं ना री-आर्ग्यू कर रहे हो, लेकिन उसके ऊपर कोई एजिटेशन नहीं। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन के बाद रिव्यू होता है, इम्प्लीमेंट की जजमेंट पता नहीं, इसके बाद भी अगर नोटिस होता है तो बस देखेंगे हम कल क्या होता है। ये बात भी कर सकते हैं अमीनुद्दीन खान साहब कि मेरा वोट उस वक्त तो आप लोगों ने बड़ी दाद दी जब काजी फैसा के हक में, वहाँ भी तो एरर नहीं था, हमने बंदे पूरे करके काजी फैसा के हक में उनको बचा लिया, वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के नाम पे। तो अगर यहाँ हम 27वीं तरमीम या जो भी, तो यहाँ भी हमें उसी ग्राउंड ले रहे हैं। आपके ख्याल में वहाँ एरर था? जी था एरर। देखें, काजी साहब की फैमिली ने मेरी नज़र में उन्होंने अपनी टैक्स फाइलिंग्स इनकम्प्लीट छोड़ी थी और टैक्स डिक्लेरेशंस इनकम्प्लीट छोड़ी थी। अब वो दानिस्ता थी, गैर दानिस्ता थी, उसका जो जुर्म है हमारे कानून के अंदर वो एक फ़ाइन है, एक पेनल्टी है और एक नोटिस है, और उनकी फैमिली की हद तक है, उनकी ज़ौजा की हद तक है। ये आपने जो कूद मारी कि नहीं उनकी ज़ौजा का है तो उनका है, तो उन्होंने बदनीयती पर मबनी है और उन्होंने कहीं से पैसे हथियाए हैं और ये एसेट बिफोर नोन सोर्सेज ऑफ इनकम है, ये सब बकवास थी। जिस तरह आज की मनूवरिंग्स बकवास हैं, इस तरह वो नामुनासिब थी। 2 wrongs don't make a right। काजी साहब के ज़माने में बहुत सरप्राइजिंगली जजेस जो हैं वो फॉर द राइट खड़े हुए, और ये अफसोसनाक है कि ये ऐसे मौक़े और ऐसे एग्जाम्पल्स हम बहुत कम दे सकते हैं। लेकिन अब उसके बाद काजी साहब ने उस मौके का क्या किया, अब वो हमारे बस की बात नहीं है। मतलब लेकिन एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बेंच के अंदर जस्टिस मुसर्रत हलाली भी थी, तो वो उस बेंच का भी हिस्सा थी जिसने पीटीआई से बल्ला छीना और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस में सब कुछ हुआ। वो बार बार आज ये पूछी जा रही थी क्या पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा, क्या पीटीआई थी पार्टी, पीटीआई का वर्ड क्यों जजमेंट में यूज़ हुआ। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ साबिक चीफ जस्टिस कादी फैसा ने उनको तैयारी करवाई हो ना कि आप ये जाके बार बार पूछें क्योंकि मैंने फैसला लिख। क्या भाई वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 188 देखें, दीगर देखें, आर्टिकल 187 देखें, एक जो क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी का था कि क्या इलेक्शन कमीशन वो अदा कर रहा था, नहीं, बड़ी पिक्चर देखकर ये फैसला दिया गया है। असद भाई देखें, बहुत सारे हमारे मुल्क में बड़े जो लिबरल सिविल सोसाइटी के मेंबर जो बड़े लेफ्ट के बाद में बड़े स्ट्रगल की अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस के खिलाफ, और वो सारे उनका पीटीआई से नफरत है, एक है। और पीटीआई फौज के साथ और मसला ये है कि 2012 से 2022 तक जो कुछ पीटीआई ने किया है, लोगों को पर्सनल जो है वो जिस तरीके से, वो बहुत से कम लोग आप जैसे होते हैं जो पीटीआई दौर में भी मार खाई और अब भी मार खा रहे हैं, और उस वक्त भी आप ज़ेर-ए-ताब थे, अब भी थे। कई लोग वो चीज़ें भूल नहीं पाते, और पीटीआई से जो नफरत है वो उनके असूलों की राह में रुकावट बन गई। और वो बार बार, आपने बहुत सारे हमारे सहाफ़ी हजरात हैं, बड़े हम उनको आइडियलाइज करते थे, और मसला ये हुआ कि 70 से वो ज़ियाउल हक के दौर में कहा जाता था कि जी हम खड़े रहिए, लेकिन अब आप देखें वो पीटीआई के हवाले से उनकी एक नफरत है, क्योंकि बस वो इमरान खान का एक मतलब है कि है, हाँ, हरकतें जो भी, तो वो चीज़ जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि जो एक मामला ये है वो है प्रिंसिपल, मामला यहाँ पीटीआई का नहीं है। यहाँ ये पीटीआई कल 2018 में जनरल फैज़ के ज़ेर-ए-ताब नून लीग थी, पीपल्स पार्टी थी, आज पीटीआई है, कल फिर मे भी कोई नून हो जाए या कोई और हो जाए। आप एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं कि ये चीज़ें नहीं, ये नहीं हो सकता कि किसी जमात के साथ न थी। आपने बहुत सारे हमारे सिविल सोसाइटी सहाफ़ी जो नून लीग के साथ न थी हैं, नून लीग कहे जी रात है दिन है, कोई पीटीआई के साथ न थी हैं कि जी रात है दिन है,
कोई किसी के साथ न थी। तो मामला ये है कि आपको एक प्रिंसिपल करना है और उस मतलब पर जब ये पहिए के नीचे पिसने की जिसकी बारी आती है तो उसके पहिए के ऊपर चढ़ के पीसने वाले भी जो हैं वो उनको ये इस माहदे को तोड़ना होगा कि ये पिसना और पीसना जिस पहिए को ताकत देता है उस पहिए को तोड़ना होगा। ये प्रोसेस जो है ये चाहे उसको आप जो भी नाम दे दें, ये जो हमारे प्लेयर्स हैं जो सिक्लिकली ये करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ इंतकाम लेते हैं और वो इंतकाम जायज़ भी समझते हैं, और लेकिन वो दर हकीकत पीस रहे होते हैं अपने प्रिंसिपल्स, वो अपने उसूल जो हैं उनको पीछे छोड़ देते हैं। एंड आई थिंक हम उसका नतीजा भुगत रहे हैं। अच्छा, मुझ में एक सवाल वैसे मेरे जहन में उस वक्त आया, एक इससे जुड़ा हुआ डायरेक्टली वो नहीं था, लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने एक सवाल उठाया एक ऑब्जर्वेशन के अंदाज में। उन्होंने कहा कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट रूल्स इस बेंच पर, आईनी बेंच पर लागू होते हैं, तो क्या ये आईनी बेंच माजरत के साथ अब सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा नहीं है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट रूल्स लागू होंगे? यस, तो फिर पीएम ऑफिस में बिठा लें आईनी बेंच, या भुट्टो के यहाँ पर फांसी दी थी वहाँ पर बिठा लें। मंदोखेल साहब की एक टेक्निकल पोजीशन है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स क्योंकि सबऑर्डिनेटेड लेजिस्लेशन है, लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशनल 26वीं तरमीम के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस क्या हैयत इख्तियार करेंगी और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात सुन सकेंगी, तो उनको फ़ौक़ियत हासिल है। तो उनका कहना इस हवाले से रिव्यू की हद तक नहीं था, उनका कहना इस हवाले से ओरिजिनल बेंच के स्टैचर जो असल में हमारा सवाब है उसका जवाब था। और ये बात देखें, प्रोप्राइटरी डिमांड्स दैट रिव्यू की जुरिस्डिक्शन जो है, क्योंकि वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से फ्लो करती है, तो उसके अंदर तो कम से कम रिव्यू ना, वापस से देखना, तो वापस से तो वही देखेगा ना जिसने पहली बार भी देखा था। तो वो पॉइंट्स तो है ही नहीं जी, तो देखें ये लेकिन एक आर्ग्यूबल चीज़ है, इसके अंदर आगे क्या पोजीशन लेती है कोर्ट, उसके बाद भाई देखे ना, एक जज अवेलेबल है, आथर जज अवेलेबल है, Absolutely. कोई सवाल नहीं पूछ रहा। मोहम्मद अली मजहर साहब Absolutely. खुदा रहा कोई नहीं, और मैं तो उम्मीद रख रहा था कि जब सलमान अकरम राजा साहब को पहला मौका मिला उठ के खड़े होने का, और उन्होंने ये कहा कि जिसकी यही भी तो माशाल्लाह जो कंटेम्प्ट नहीं, मैं आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद हिज लॉयरिंग, लेकिन उन्होंने कहा कि देखें एडमिटेड कंटेम्प्ट है, एडमिट कर रहे हैं कि हमने फैसले पर अमलदार नहीं किया, उसका तो नोटिस हो जाए। लेकिन उसके साथ मैं समझ रहा था कि इसके साथ वो कहेंगे और ज़रा ये जो बेंच की कॉम्पोजिशन है इसके अंदर जो ऑथर जजेस हैं वो भी सारे आ जाएं। ये पोजीशन होनी चाहिए ना, पीटीआई की तरफ से पोजीशन आनी चाहिए, ताकि जजेस कम से कम खुल के आए। अमीनुद्दीन खान साहब बेंच के सबरा माइंड के लिए पोजीशन दें दुनिया के आगे, बल्कि लाइव स्ट्रीमिंग का आपने कहा था, पब्लिक को देखे हमारा ये जो हीरे हमने चुने हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इसके अंदर एक इल्ज़ाम लगता है कि फ़लाँ स्टाफ जो है जुडिशरी की वो अप्रोच हो रही है, उस इल्ज़ाम के नतीजे में या नहीं, उसके बाद जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला आता है वो ये होता है कि इस इलाके के कैमरे निकाल दो। तो सर अगर सोफा डाल दो, मतलब अगर मैं 2+2 करूं, मैं बगैर कोई इल्ज़ाम लगाए, मैं अगर समझूं कि एक प्रोसेस आया था ट्रांसपेरेंसी का, काजी साहब ने जब उनकी पिटिशन हो रही थी तो उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की थी कि इसको लाइव स्ट्रीम करें। शायद हकान अब्बासी को नैब जब सवाल करती थी वो बाहर आके कहते थे भाई एक काम कर दो, अंदर कैमरा ले जाओ, देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। देखिए प्रोसेस जो है ना, प्रोसेस भी एक्सपोज होता है, क्वालिटी ऑफ प्रोसेस जब नजर आती है ना तो आप पे भी प्रेशर होता है कि यार मैं इस हद तक ये नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक पोजीशन ली कि जो भी फंडामेंटल राइट्स के मामलात हैं, फुल कोर्ट का फैसला है काजी साहब के केस के अंदर, जो भी फंडामेंटल राइट्स के मामलात हैं उस तक अवाम की रसाई फ़र्ज़ है, उस तक देखने के लिए आपको टिकट काट के इस्लामाबाद आना ज़रूरी नहीं है, और इसको एक मोडालिटी तय की जाएगी जिससे ये सबको मिलेंगी। अच्छा मुईज़ भाई, मोडालिटी तय हो गई, मिलना शुरू हो गई, तो आज क्यों नहीं था? मुईज़ भाई ये भी एक लोग सवाल करते हैं कि जब जैसे अतर मिल्ला, जैसे मंसूर अली शाह ने 90 दिन के अंदर इंतखाबात का फैसला फ्रस्ट्रेट किया, कहा कि जी आर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है, ये है वो है, उनकी गो के मंसूर अली शाह कह रहे थे कि सिर्फ 5 दिन दे दें लाहौर हाई कोर्ट को कि डिसाइड करने में, हालांकि बंदयाल साहब दे देते तो कोई इशू नहीं था, यूनानिमस हो जाता फिर। लेकिन लोग कहते हैं कि जी वो मेजॉरिटी जजमेंट पे उन पे इल्ज़ाम, आज उनके फैसले की बेतौकीरी की जा रही है अपने फेलो जजेस। क्या आप समझते हैं कि वो उस वक्त उनकी जो पोजीशन थी, अब ये मकाफात अमल है या नहीं, वो चीज़ ठीक थी उनके पोजीशन? मैं मकाफात अमल तो नहीं कहता, ये तो थोड़ा क्रूल हो जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस वक्त जो मंसूर अली शाह साहब की पोजीशन थी वो कानूनी तौर पे दुरुस्त पोजीशन थी कि लाहौर हाई कोर्ट को 3 दिन या 5 दिन टोटल, पहली बात वहाँ पे अपील चल रही लेकिन थी, कानूनी तौर पे दुरुस्त पोजीशन होना इस बात की मंतक नहीं है कि फिर आपने उस फैसले को फ्रस्ट्रेट करवाया। और मेरे ख्याल में मंसूर अली शाह साहब और अतर मिल्ला साहब और जो दीगर 9 में से ओरिजिनल मेंबर्स थे, उन्होंने उस वक्त अपने जिस हद तक उनके काम को फ्रस्ट्रेट किया जा रहा था, शायद उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से या जिस भी वजह से, काजी साहब को बचाने के लिए, जिस भी वजह से जो उनको लग रहा था कि ये बदनीयती पर मबनी एक चाल चली जा रही है, जिस भी वजह से, उसकी वजह से जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बेतौकीरी हुई, वो पहली दरार थी जिसके बाद जो लोग समझना चाहते हैं इस काम को, उन्होंने समझा कि यार ये तो करना हमारे लिए अब ज़रूरी ही नहीं है। और वो पहली दरार थी जिसके अंदर मज़ीद क्रैक्स को मज़ीद डीपन किया गया है। आप दुरुस्त कह रहे हैं,
और उस दरार के अंदर जो लोग हिस्सेदार थे वो भी थे जिन्होंने अनरीजनेबल पोजीशन ली हुई थी, लेकिन वो भी थे जिन्होंने उस अनरीजनेबल पोजीशन को ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मानने से इनकार किया, चाहे वो बेंच पे हो या बेंच पे ना हो। देखिए एक चीज़ और हसाद भाई, आपको क्या लगता है लाइक आज जो बेंच की बॉडी लैंग्वेज थी, कुछ जजेस तो बोले ही नहीं, 3-4 जजेस बोल रहे थे, लेकिन आपको क्या लगा जस्टिस अमीनुद्दीन खान जिस तरह एब्रप्टली उन्होंने एकदम ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया, मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ। तो देखिए मैंने तो कल ही कहा था कि ये असल इम्तिहान जैसे मोहम्मद अली मज़हर और जैसे हसन रिजवी, मेरे ख्याल में वो अपने इम्तिहान से नाकाम फेल हो गए। पहली हियरिंग में सीधी बात है, उनका जो तसर था वो उनके लिए टेस्ट था, गो कि वो आईनी बेंच का हेड है, लेकिन एक प्रॉपर्टी एक आपने साइन की हुई है यार, आप उस जजमेंट से क्यों हट रहे हैं? आप बोल ही नहीं रहे, आपको किस चीज़ का मसला है? आप कहते हैं कि जी ये मामला है, या ऑर्डर को मुखालिफ ओपिनियन दे देते। हाँ जी, मैं उस वक्त, क्योंकि ये आपको याद होगा कि काजी फैसा बार बार कहते थे कि माई ब्रदर जज जो बात कर रहे हैं वो सुने। मज़हर साहब की पोजीशन प्रोसीडिंग में और थी, लेकिन आखिर में ऑर्डर में जो भी आई जिस तरह भी आई, लेकिन आप सिग्नेटरी हैं ना, और आपने स्ट्रक्चर पास किया है 2 जजेस के खिलाफ। अमीनुद्दीन खान साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई हो सकती है उसके खिलाफ, उन्होंने तो वो पैराग्राफ उड़ाना है। आप जो है कम से कम को पोजीशन लें, ये सारी चीज़ें इससे बड़ा। दूसरा जो मामला है, मैं देखता हूँ कि ये जो बेंच है इसमें पॉकेट्स हैं, ये कोई एक तरफ किसी की मेजॉरिटी नहीं, कुछ हैं अमीनुद्दीन खान साहब का पॉकेट, ये वो हैं जो मतलब है जिस तरह जैसे बाकिर नक्शी हैं, उनको अमीनुद्दीन याहिया अफरीदी साहब ने वोट नहीं दिया, उनको और जजेस ने वोट नहीं दिया। अमीनुद्दीन खान साहब ने अपने आप को भी वोट दिया और बाकिर नजवी साहब को हुकूमत के साथ मिल के इधर लाए, ठीक है। और अगले दिन ही आईनी बेंच में, अभी उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, इतनी जल्दी थी कि उनका अंदर। अब वो मुझे बताएं इस मामले में अमीनुद्दीन खान साहब से तासुर ये, इसी तरह हैं वो जस्टिस आमिर फारूक से, उनका तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें ना, 3 ये आप इनको छोड़, कुछ हैं जैसे हाशिम काकड़, ये जैसे जमाल मंदोखेल के साथ जा सकते हैं। जमाल मंदोखेल साहब जो मुझे लग रहा है जो उनका वो फार्मूला था कि इतनी सीटें इतनी, हालांकि उस वक्त ये तसर था कि वो जो फार्मूला था वो भी था कि मेन मकसद था 26वीं तरमीम, ताकि मौलाना फजल रहमान पे डिपेंडेंट ना हो हुकूमत, और PTI के बंदे तोड़ के अमेंडमेंट हो जाए और काजी साहब की एक्सटेंशन हो जाए। काजी साहब तो कहते हैं मैं नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन उनके कुलीग कहते हैं कि वो लेना चाह रहे थे, इसी वजह से नाराज़ हैं हमसे। तो अब ये है कि वो जो एक पश्तून फैक्टर या जो बलूचिस्तान के आप देखें, अब नईम अफगान साहब की पोजीशन उस वक्त थी अमीनुद्दीन खान साहब के साथ, वो काजी साहब बैठे थे, अब क्या वो वही पोजीशन लेंगे या और लेंगे? क्योंकि उनके आजकल बड़े अच्छे फैसले आए हैं। कल उन्होंने एजाज चौधरी साहब को जो ज़मानत दी, वो काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने 9 मई का जो बयानिया हुकूमती उसको डंड डाला है। तो अब देखना है कि याहिया अफरीदी साहब की नहीं अमीनुद्दीन खान साहब की मेजॉरिटी होती है या जमाल मंदोखेल की। नहीं तो अगर नईम अख्तर अफगान इस तरफ चले भी जाएं तो उधर से अगर वो हसन नजर रिजवी और मोहम्मद अली मज़हर इस तरफ आ रही है तो अमीनुद्दीन खान साहब के तो दाने पूरे हो जाएंगे। रिजवी साहब नहीं जाएंगे। आप उम्मीद रखें, आप जजेस से उम्मीद रखें। देखें, मैं बगैर नाम लिए क्योंकि मुनासिब नहीं है, लेकिन जो एक बर्डन ऑफ हिस्ट्री है ना, मैं अगेन फिर से कहूँगा, ये जो वज़न है ना, ये वज़न वाज़े है। और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई प्रेशर है या कोई अवाम, यार एक इलेक्शन चोरी हुआ है, उसको चोरी हुए हुए अब साल से ज़्यादा हो गया है, कोई जवाबदेही नहीं है, सकता है तारी सबके ऊपर, इसका एक वज़न है, इस साइलेंस का एक वज़न है। ये इतना आसान नहीं है, अमीन साहब के लिए शायद हो, लेकिन ये सब के लिए इतना आसान नहीं है। मैं इस हद तक उम्मीद नहीं हार सकता कि ये रिव्यू के अंदर मामला इस तरह रैप अप कोई अकील अब्बासी साहब की तरह अग्रेसिव नहीं होता, नोटिस दे के डिसमिस करना चाह रहा हो। तो खैर देखिएगा, फिर भी वही मैं कहूँगा कि मोहम्मद अली मज़हर और हसन रिजवी जिधर जाएंगे वो मेजॉरिटी जजमेंट होगी। एक मंदोखेल साहब, मेरा नहीं ख्याल कि वो अपनी ओपिनियन से हटे, क्योंकि ये वह पहले जज थे जिन्होंने पहले ओरिजिनल बेंच में भी कहा था कि ये तो PTI की सीटें, PTI की सीटें। मंदोखेल साहब, आयशा साहिबा, अकील साहब, काकड़ साहब, ये तो 4 आज वाजे हो गए ना, इन्होंने वाजे एक पोजीशन साहब ने अपनी जजमेंट जो है उनकी तरह नहीं, लेकिन उन्होंने वाजे रिव्यू जुरिस्डिक्शन के कंटेम्प्ट में जो बात जो रिव्यू जुरिस्डिक्शन में ये बनता नहीं है कि बात इन 4 जजेस ने कर दी कि आपने इस वक्त रिव्यू आपका बनता ही नहीं है, आपने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जजमेंट, इन 4 ने कर दी। तो रह गई बात अमीन साहब की, आई थिंक उनको गिनने की ज़रूरत नहीं है। मज़हर साहब की आई थिंक उनको गिनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बाकी सब हैं, आमिर फारूक साहब जो हैं और नजफी साहब जो हैं, वो भी शायद आप इस तरह 4 and 4 कर दें, लेकिन बाकी सब इन प्ले। पवन साहब से मैं मतलब हमारा तजर्बा है, मैं पवन साहब से उम्मीद रखता हूँ। मैं मज़हर साहब, देखिए उम्मीद तो मैं तमाम जजेस से रखता हूँ कि टेक्निकलिटीज़ के अंदर आप जिस हद तक भी चले जाएं, लेकिन मैं इस वक्त कह रहा हूँ कि 4 and 4 के अलावा फील्ड ओपन है। आप कह रहे हैं कि
सिचुएशन क्लियर नहीं है, हुकूमत इतनी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। मेरे ख्याल में अगर आज अमीन साहब ऑर्डर कोर्ट में डिक्टेट नहीं करते और चेंबर में जाके मशावरत करके, उमूमी मशावरत करके इसे ही ऑर्डर आता, तो ये ऑर्डर कुछ फ़र्क होता, मेरा ये ख्याल है। मेरे ख्याल में आयशा साहिबा और अकील साहब जो है उनका हैंड फोर्स हुआ जब उनकी तरफ से एक ऑर्डर जो है वो पूरे कोर्ट की तरफ से डिक्टेट कराने लगे। नहीं, मशवरा तो वो ले रहे थे, लेकिन मे भी सब ने कहा कि नोटिस कर देना है, क्योंकि वो एक मामला है, कर्टसी भी होती है कि हेड जो होता है उसको ज़रा एक थोड़ा एडवांटेज होता है। कर्टसी पर ये भी होती है ना कि अगर आपके खिलाफ बाकी पूरी बेंच ने स्ट्रिक्चर्स पास किए हो तो आप ज़रा रहने दें, मतलब ये भी रिक्यूज courtesy कर होती है। जाते असूलन तो रिक्यूज रिक्यूज कर जाते हैं, कम से कम कोर्ट की आज चलाने की जो सिचुएशन है वो और जज साहिबान को दे देते, 2 सीनियर जज साहिबान आपके लेफ्ट और राइट पे बैठे रहते हैं। मतलब इस ऐसे मामले में जहाँ पे आपकी जजमेंट को पूरी दुनिया ने तो छोड़े, आपके इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों ने तनकीद अक्सरियती की है। जजेस कि आपने इंसाफ की राह में रुकावट डाली है, एक जज के खिलाफ फाइंडिंग है। आप एग्जीक्यूटिव को गैर कानूनी तौर पे एक केओस की तरफ उनको इजाज़त दे रहे हैं कि जो सुनना चाहो सुनो, जो ना सुनना चाहो ना सुनो। आज जो जमाल मंदोखेल साहब कह रहे थे ना कि ऐसा होगा कि ए पढ़ोगे, ए सुनोगे और बी नहीं सुनोगे, खान साहब, अमीरुद्दीन खान साहब कह चुके हैं ये कि ए सुन लेना, बी नहीं सुनना। तो यानी कि देखें ये सब क्लियर होना भी बाकी है। मैं बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब और मुइज़ जाफरी साहब का, लेकिन आखिर में चलते चलते बता दूं कि फ़ैसला जो पाकिस्तान के असल जिसे कहते हैं ना निज़ाम हस्ती जो पाकिस्तान का चला रहे हैं, वो आज से तकरीबन 2 हफ्ते कबल सुना चुके हैं फ़ाद हुसैन साहब के शो में। उनके जो तर्जमान हैं फैसल वाडा साहब जो सेनेटर हैं, जिनको तमाम जमातों ने मुत्तफ़िका तौर पर मुंतखब किया है, तो इससे ही ज़ाहिर होता है कि वो किन के तर्जमान हैं और किन के नुमाइंदे हैं, वो सुना चुके हैं। उन्होंने कहा, और तब अभी ये केस भी मुकर्रर नहीं हुआ था मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी का, तो उन्होंने फ़ाद हुसैन साहब को इंटरव्यू में कहा कि वो बस वो कुछ नशिस्तें पीटीआई को आने वाले दिनों में मिल जाएंगी और बाकी फिर जिनकी हैं उनको मिल जाएंगी। ये तो असद की ज़ाती राय है, ये मेरी नहीं, फैसल वाडा साहब ने फैसला सुनाया ये असद की ज़ाती राय है जी। तो वो तो इसलिए जब वो फैसला सुना चुके हैं तो कैसे जुर्रत वाडा किसी साहब की। ने कहा था कि बल्ला नहीं मिलेगा पीटीआई, तो काजी नहीं साहब ने वही किया। हाँ वाडा साहब की गलत खबर नहीं होती। जी जी। तो जब वो फैसला सुना चुके हैं तो ये पीछे बैठे हुए 13 जजों की जुर्रत हो, उनको डिफाइन करें, मैं ये ज़रूर अपनी आंखों से देखना चाहूँगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।